हाँ, वो जब कहते हैं कि 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, देखिए फोनेटिक्स क्या है। लुक एट द फोनेटिक्स, 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, यही चीजें लिखते हैं जो व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष है। हमने शैलेंद्र ही क्यों चुना? बहुत करीब है आपके दिल के। कवि तो हमेशा कहा ही जाता है कि साहित्य और समाज का दर्पण होता है, तो वो बिल्कुल वही थे और वो वही कर रहे थे जो लोग चाह रहे थे। आप अगर पब्लिक या जनता की बात अपनी कविताओं में अगर नहीं कहे तो वो जन कवि नहीं हो सकता है। आपने क्या समझा शैलेंद्र? इनकलाब और आज़ादी की झलक उनके गीतों में बहुत ज़्यादा परिलक्षित होती थी। इस तरह की इनकलाबियत की जो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, 1940s 50s में आदमी जो कह रहा है और ये उन 2025-24 में उसकी बातें अभी भी सार्थक आपको लग रही हैं। पब्लिक की बात जो जन हृदय है उसको आप पकड़ के कवि हृदय से जोड़ दें तो आप टाइमलेस हो जाएंगे। और राज कपूर जी की फिल्मों के गाने मतलब सुपर डुपर हिट करने के पीछे अगर कोई कलम थी तो वो शैलेंद्र जी की कलम थी। आपस में कई बार इनके टकराव भी हुए। राज कपूर जी ने उन्हें ऑफर किया कि आप हमारे साथ फिल्मों में गीत लिखें, तो शैलेंद्र ने उस समय तपाक से ना कहा और राज कपूर ने बाद में अपनी किसी जगह पे कहा है या लिखा है कि उस निरंकुश और विद्रोही गीतकार से मुझे यही उम्मीद थी कि वो ना कहेगा। तो पहले तो आप एक कवि बने होंगे, तब आईएएस बने होंगे सर? उस समय फिल्म, गाने, डांस ये सब इतने लोकप्रिय नहीं थे, मतलब इनको भी उतने अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। मैं आपको 80s और 70s की बात कह रहा हूँ। गीतों में और कविताओं में जी फर्क क्या है? बेसिकली मूल रूप से तो गीत भी कविता ही है, बट जो मीटर में आ जाता है उसको गाने गे जो हो जाए, जो गाने लायक हो जाए उसको लोग गीत कहते हैं। बट कविता, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो किसी छंद में नहीं है लेकिन लोग उसको बहुत गाते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि स्पॉटलाइट में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के साथ साथ साहित्य प्रेमी रचनाकार भी हैं। दोस्तों, कुछ अफसर होते हैं, कुछ कलाकार, और कभी ऐसा भी होता है कि जो दोनों होता है, अफसर भी, कलाकार भी, कवि भी और संवेदनशील विचारक भी। तो आज का पॉडकास्ट नीतीश्वर कुमार जी के साथ। आज हम उनसे जानेंगे उस गीतकार की दुनिया जिसने शब्दों में इंसान की पूरी जिंदगी को उकेर दिया। आज बात होगी शैलेंद्र की, एक ऐसे कवि की जो फिल्मी गीतों के जरिए आम आदमी के दुख, सुख, संघर्ष और सपनों को आकार देता रहा। हम जानेंगे शैलेंद्र के गीतों की परतें, उनके सामाजिक संदर्भ, उनकी आत्मा और क्यों आज भी उनकी पंक्तियां हमें अंदर तक भिगो देती हैं। तो स्वागत करते हैं नीतीश्वर कुमार जी का। एक अफसर भी हैं, एक कवि भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार श्वेता जी। नीतीश्वर जी, आप प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं और साथ ही साथ आप एक रचनाकार भी हैं। आपकी जो एक यात्रा है उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन जैसा दर्शकों को पहले बताया कि बात आज शैलेंद्र की होगी। हमने शैलेंद्र ही क्यों चुना? बहुत करीब है आपके दिल के। शैलेंद्र की मतलब शैलेंद्र की बात जब चली है और आपने पूछा है कि शैलेंद्र को क्यों चुना हमने, देखिए हर किसी की पसंद नापसंद होते हैं, लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स होते हैं। शैलेंद्र में वो सब चीज़ें हैं जो एक आदर्श गीतकार जो लिखता है फिल्मों के लिए, उसमें सारी चीज़ें शैलेंद्र के गीतों में पाई जाती है। और आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसी उसके शैलेंद्र के गीतों में वो सब चीज़ें हैं जो फोनेटिक्स है, आम आदमी की भाषा है, शब्द सरल है, थॉट्स हैं, विचार हैं, और इतने भारी भारी चीज़ें वो कितनी सरल पंक्तियों में, सरल शब्दों में कहते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन एक साथ किसी एक आदमी में आना बहुत मुश्किल है, अनलेस कि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हो, मतलब ईश्वरीय कृपा आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उस पर असीम हो, तभी ये सब चीज़ें एक साथ आती है। विचार को फोनेटिक्स में बांधना, उसके बाद उसको सरल शब्दों में कहना और गीतों के मीटर में फिर लाना, ये जब तक आप बहुत ही विरले नहीं हो तब तक नहीं हो सकता है। तो हम तो बहुत तुच्छ हैं कि शैलेंद्र जैसी महान शख्सियत पर हम चर्चा कर रहे हैं और उनको समझने की हैसियत हमारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक कोशिश हम ये कर रहे हैं।
तो अक्सर मैंने आपसे जब डिस्कस किया उसके बाद ये महसूस किया कि उनकी जो रचनाएं हैं वो एक श्रमिक की थकान और साथ ही साथ एक इंसान के अंदर, कोई भी इंसान उसके अंदर की जो पीड़ा है उसको बहुत खूबसूरती से वो अल्फाज देते हैं, लिखते हैं, शब्दों में पिरोते हैं। आपने क्या समझा शैलेंद्र? श्वेता जी, जब शैलेंद्र आए थे फिल्मी दुनिया में तो वो लगभग वर्ष था 1949, 1949, और हमारा देश अभी आज़ाद हुआ था, 2-3 साल बीते थे। तो उस दौर में जो बातें लोगों के मन में चल रही थी, जो विचार लोगों के जहन में आ रहे थे, वो कहानियों में फिल्मकार दिखाना चाह रहे थे। उम्मीद थी, आशा थी, संघर्ष भी था, लोगों में लड़ने की क्षमता भी थी, इनकलाबियत का नारा भी था। तो ये सब चीज़ें उन कहानियों में जो थी, और जब कोई गीतकार गीत लिखता है तो कहानी के जो चरित्र होते हैं उनकी बात ही कहने की कोशिश करता है। और शैलेंद्र उस दौर में ये सब कहानियों में उन पात्रों को उस गीतों के माध्यम से, जो गीत वो लिख रहे थे, उनको पर्दे पर लाने की कोशिश करते थे। तो स्वाभाविक है कि वो सब चीज़ें जो आप कह रही हैं उस दौर के समाज का दर्पण थे। जी हाँ, बिल्कुल। कवि तो हमेशा कहा ही जाता है कि साहित्य और समाज का दर्पण होता है, तो वो बिल्कुल वही थे और वो वही कर रहे थे जो लोग चाह रहे थे। क्योंकि थोड़ा और विस्तार में जाते हैं तो मुझे ये कहने में लाजमी लगता है कि कवि हृदय जो होता है, अगर वो लोक हृदय से नहीं जुड़ता है, टू मेक इट मोर एक्सप्लिसिट, कि आप अगर पब्लिक या जनता की बात अपनी कविताओं में अगर नहीं कहे तो वो जन कवि नहीं हो सकता है। तो पब्लिक की भावना आपके शब्दों में अगर उभर रही है तो आप टाइमलेस हो जाएंगे, आप जनता की बात कहने वाले कवि हो जाएंगे। तो शैलेंद्र वही काम कर रहे थे। राज कपूर हो, चाहे दिलीप कुमार हो, चाहे देवानंद हो, उनकी फिल्मों में जो उस समय चीज़ें दिखाई जा रही थी, जो कंटेंट आ रहा था कहानियों के माध्यम से, वो सब जनरली इस तरह के रोमांस था, लेकिन आम आदमी की वहाँ पीड़ा भी थी, आशाएं भी थी, उम्मीद भी थी, थकन भी थी, अवसाद भी था। वो सब उनके गानों में दिखता है। और जब वो रोमांस लिखते हैं तो रोमांस भी दिखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो यही चीज़ें लिखते हैं जो व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष है। हाँ, वो जब कहते हैं कि 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, देखिए फोनेटिक्स क्या है, लुक एट द फोनेटिक्स। 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, इस पे गीत लिखना देखिए कितना अच्छा। उसके बाद अनेक गीत हैं, जैसे उनके अगर आप चर्चा करेंगी, एक और गाना है जो बहुत लोग जानते होंगे, रमैया वस्तावैया, बहुत पॉपुलर है ये तो। हाँ, तो रमैया वस्तावैया जो है ये तेलुगु का शब्द है। और जो संगीतकार थे जो शैलेंद्र के साथ अधिकांश फिल्मों में लगभग 800 गीत शैलेंद्र ने लिखे होंगे, और उसमें से आप मान के चलें कि लगभग 700 तकरीबन गीत जो थे वो शंकर जयकिशन ने कंपोज किए थे। तो शंकर जो थे वो तेलुगु थे। अच्छा। हाँ, शंकर तेलुगु थे, और जयकिशन जो थे वो शैलेंद्र के बड़े अच्छे मित्र थे। तो ये लोग किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान, जिस फिल्म के गाने का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये लोग आंध्र प्रदेश में थे। तो शंकर ने किसी रमैया नाम के व्यक्ति को, रमैया उसका नाम था, कहा कि वस्तावैया मतलब तुम इधर आओ, कम हियर। तो ये तो जो कवि होता है, जो गीतकार होता है ना, उसको फोनेटिक्स समझ में आती है। रमैया वस्तावैया एक कंप्लीट फोनेटिक्स है। तो कोई भी अच्छा गीतकार होता है तुरंत वहाँ पकड़ता और लिखता। तो शैलेंद्र ने वही किया, जो आपको रिदम दिखता है, आम आदमी को जो रिदम दिखता है ना, वो रिदम पकड़ते थे वो। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वो मतलब शानदार गीतकार थे। मतलब अभी अभी आपने कहा नीतीश्वर जी की इनकलाब और आज़ादी की झलक उनके गीतों में बहुत ज़्यादा परिलक्षित होती थी। तो एक आध एग्जाम्पल अगर हम दर्शकों को दे सकें। वो इस तरह की इनकलाबियत की, जो तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, वो अभी मेरे ख्याल से एक गाना है जो सोनू निगम और अरिजीत सिंह ने किसी एक बंगाली फिल्म पदातिक के लिए इसी गाने को, शैलेंद्र के लिखे हुए गीत को गाया है। तो ऐसे उन्होंने अनगिनत गीत लिखे। अब वो देखिए कब उन्होंने लिखी ये पंक्तियाँ कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो जमीन पे उतार ला जमीन पर। हाँ, तो ये तो मतलब 1940s 50s में आदमी जो कह रहा है, और ये उन
25-24 में उसकी बातें अभी भी सार्थक आपको लग रही हैं, तो टाइमलेस होने के लिए तो आपको ज़रूरी है कि आप पब्लिक की बात, जो जन हृदय है, उसको आप पकड़ के कवि हृदय से जोड़ दें, तो आप टाइमलेस हो जाएंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा है। राज कपूर जी के साथ उनका एक खास संबंध था, और राज कपूर जी की फिल्मों के गाने मतलब सुपर डुपर हिट करने के पीछे अगर कोई कलम थी तो वो शैलेंद्र जी की कलम थी। और इन दोनों में एक ऐसा रिश्ता था मजाक का भी कि शायद जब राज कपूर जी के पास ये पहली बार गए कि आपको मुझे फिल्म में लेना है, तो उन्होंने कहा मैं 1 रुपया चार्ज करूँगा। हाँ। एक ऐसी घटना भी है जो हमने किताबों में पढ़ी है। उतनी डीप नॉलेज तो हम नहीं रख सकते शैलेंद्र जी के बारे में, जितना भी पढ़ लो कम है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन दोनों बड़ी हस्तियों के, तो आपस में कई बार इनके टकराव भी हुए। श्वेता जी, ऐसा है, मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। जब शैलेंद्र की राज कपूर साहब से पहली मुलाकात हुई, तो शैलेंद्र उस समय किसी कवि सम्मेलन में मुंबई में कविता सुना रहे थे, और राज कपूर साहब बड़े शख्सियत थे, तो वो जो साहित्य के बड़े लोग होते थे उनको बड़े तवज्जो देते थे और उनको सुनने जाते थे। ये उनका बड़प्पन था। तो शैलेंद्र जब कविता पढ़ रहे तो राज कपूर जी बहुत प्रभावित हुए। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो राज कपूर जी पहुँचे मंच के पास, और उन्होंने कहा कि नाचीज़ को राज कपूर कहते हैं। तो शैलेंद्र ने कहा कि अरे साहब, आपको सभी जानते हैं। तो राज कपूर जी ने उन्हें ऑफ़र किया कि आप हमारे साथ फिल्मों में गीत लिखें। तो शैलेंद्र ने उस समय तपाक से ना कहा, और राज कपूर ने बाद में अपनी किसी जगह पे कहा है या लिखा है कि उस निरंकुश और विद्रोही गीतकार से मुझे यही उम्मीद थी कि वो ना कहेगा। ये पहला कन्फ्रंटेशन है, मतलब पहली मुलाकात है। और फिर उसके बाद समय बीतता है, और शैलेंद्र रोमांस के माध्यम से उनकी शादी होती है, और उसके बाद वो रेलवे की नौकरी अप्रेंटिस के रूप में मुंबई में ज्वाइन करते हैं। ऐसा कई जगहों पे लिखा है कि उनकी जो मासिक आय थी वो 200 रुपया अप्रेंटिस के रूप में मिलती थी। तो उनकी जो बेटर हाफ थी, धर्मपत्नी थी, वो शायद सी बिकेम प्रेग्नेंट, तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना हुआ। तो शैलेंद्र को उस समय पैसों की आवश्यकता थी। तो जब पहली मुलाकात हुई थी तो राज कपूर ने कहा था कि ठीक है, आप ना कह रहे हैं हमारे फिल्मों में गाने लिखने के ऑफ़र को, लेकिन कभी इस शहर में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ये हमारा पता है, आप बेहिचक मुझे याद करिएगा। वाह। तो ये वाक़या था जिस पता उन्होंने लिख कर रखा था। तो शैलेंद्र को याद आया कि इतने बड़े शहर में अब मुझे पैसों की आवश्यकता है, तो उनको याद आया कि राज कपूर साहब के पास चलते हैं। तो राज कपूर साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे पैसों की आवश्यकता है। तो राज कपूर साहब कहे कि ठीक है, आप 500 रुपये उन्होंने दिया उस समय, और उन्होंने कहा कि कविराज, उनको कविराज कहते थे, कभी कभी राज कपूर उनको पुष्किन भी कहते थे, जो रसन पोएट थे। तो कहा कि कविराज, आप रेलवे की नौकरी छोड़िए और हमारे साथ फिल्मों में लिखिए, मैं आपको 500 रुपया प्रति माह दूंगा, और बाकी आपको पूरी क्रिएटिव फ्रीडम होगी, आप मुशायरों में जाएँ, कवि सम्मेलन में जाएँ, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी। तो वहाँ से फिर ये दूसरा कॉन्फ्रंटेशन हुआ, दूसरी मुलाकात हुई, और वहाँ से वो फिर शुरुआत हुई, और पहला गाना उन्होंने बरसात के लिए लिखा। फिर तीसरा जब हुआ, जो आप जिक्र कर रहे थे कि तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, तो शैलेंद्र उस समय फिल्म जब उन्होंने बनाने की सोची, तो ऐसा कई जगह लिखा है कि फणीश्वरनाथ रेणु का जब उपन्यास बासु भट्टाचार्य ने पढ़ा, तो उन्होंने इनको दिया कि आप इसको पढ़िए और मुझे लगता है कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। तो एक्चुअल में शैलेंद्र जब ये कहानी पढ़ लिए तो उन्हें लगा कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। और उनकी इच्छा ये थी कि विमल रॉय जो थे, विमल रॉय उसको डायरेक्ट करें, क्योंकि विमल रॉय की एक फिल्म के लिए, परख के लिए, शैलेंद्र ने गाने भी लिखे थे, और अपने पूरे फिल्मी करियर में शैलेंद्र ने सिर्फ एक ही फिल्म में डायलॉग्स लिखे हैं, वो परख था। अच्छा। परख फिल्म के लिए था। तो बट उस समय विमलदा बीमार हो गए थे, तो बासु भट्टाचार्य उनके असिस्टेंट थे। तो फिर बासु को वो किताब पढ़ा उन्होंने, और इन्होंने दोनों सहमत हुए।
फिर जब पात्रों के चयन की बात आई तो उस समय इनको लगा कि इस जो अल्हड़पन मिजाज को जो रेणु जी के उपन्यास में है राज कपूर से बेहतर और कोई निभा नहीं सकता। हाँ, निभा नहीं सकता है। तो वो गए राज कपूर के पास। तो राज कपूर ने कहा कि ठीक है मैं करूँगा, लेकिन मैं अपना सारा जो मेहनताना है वो एडवांस में लूँगा। तो शैलेंद्र थोड़े अंदर से घबरा गए होंगे कि भाई बट उन्होंने कहा कि देखो मैं 1 रुपया ही लूँगा तुमसे और यही मेरा पूरा मेहनताना है फिल्म का। और उसके बाद फिर उन्होंने वो सहमत हो गए फिल्म करने के लिए। 2-3 सवाल निकलते हैं इससे सर कि एक कवि का निरंकुश और विद्रोही होना कितना ज़रूरी है? निरंकुश इस सेंस में हमें समझना चाहिए कि जब आप फ्लो में होते हैं, बहाव में होते हैं, क्रिएटिविटी हमेशा बहाव में आती है। व्हेन यू आर इन ए फ्लो तभी क्रिएटिविटी आती है, चाहे वो लिखने की हो, चाहे पेंटिंग करने की हो, चाहे एक्टिंग, वो मूड बनने की जो बात होती है ना, वो वही बहाव है। तो वो बहाव जब होता है ना तो उस समय फिर आप पूरे क्या कहिए, यू आर जस्ट फ्री लाइक एनीथिंग। तो वो निरंकुशता है। मतलब फिर शब्द जो है आपको बांधते नहीं हैं और न विचार आपको बांधते हैं। तो ये निरंकुशता उस सेंस में है। और विद्रोही इस सेंस में कहना चाहिए कि जो समाज में चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, जो कहानी के माध्यम से फिल्मों में दिखाया जाता है किसी पात्र के माध्यम से, तो वो जो विद्रोह है समाज में स्थापित जो भी चीज़ें हैं, चाहे राज कपूर जिस दौर में फिल्में बना रहे थे उस दौर में भूख की बात चल रही थी, संघर्ष की बात चल रही थी, इनकलाब की बात चल रही थी, रोटी की बात चल रही थी। तो इन सब चीज़ों से तो आपको निजात पाना है, तो एक विद्रोही कैरेक्टर तो आपको फिल्मों में लाना होता था। तो वो जो कैरेक्टर होता था उसके मुख से जो गीत निकलते थे, तो शैलेंद्र अगर वो चीज़ कहेंगे तो वही बात कहेंगे कि वो विद्रोही आपको दिखाई देगा। तो इसलिए वो विद्रोही की बात आती है। बहुत खूबसूरत, क्योंकि स्वतंत्रता का एक दौर ऐसा भी था जब कवियों का विद्रोही होना बेहद आवश्यक था। और उस मतलब आज़ादी के जस्ट बाद की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें शैलेंद्र की कविताओं में, गीतों में अगर आशा है तो अवसाद भी है, सुख है तो दुख भी है, तो क्या उनकी अपनी जिंदगी का वो प्रतिबिंब है? क्या कह सकते हैं? उसे प्रतिबिंब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो तो कैरेक्टर की बात लिख रहा है गीतकार जो है। जैसे शैलेंद्र ने ये भी लिखा है कि बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। बहुत सुंदर। हाँ, तो अब इस गाने के जो बोल हैं, मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कैसे एक गाना लिखा गया। राज कपूर साहब उस समय फिल्म बनाना चाह रहे थे संगम, और संगम में उन्होंने ये तय कर लिया था कि जो हमारी एक्ट्रेस होगी उसका नाम होगा राधा। और शैलेंद्र तो निश्चित रूप से उनके साथ थे, और शंकर जयकिशन भी, ये तो चारों लोग एक साथ काम करते ही थे। चौकड़ी थी। हाँ, तो ये तय हो गया था। तो शैलेंद्र ने उसी समय जो है ये जैसे उन्होंने राधा कैरेक्टर का नाम बताया, तो शैलेंद्र ने तुरंत, मतलब वो बड़े जीनियस आदमी थे, मतलब फोनेटिक्स में उनकी इतनी ज़बरदस्त पकड़ थी कि वो गद्य में जो रिदम पैदा करना है, फोनेटिक्स में जो लय पैदा करना है, वो शैलेंद्र के गानों में आता था। तो उन्होंने तुरंत राधा नाम सुना और लिखा कि बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अब ये उस समय राज कपूर जो है, बाकी नरगिस के साथ वो उस समय काम करने का कोई मतलब नहीं था, वो कई कारण थे। बाकी नूतन को उन्होंने अप्रोच किया राज कपूर साहब ने, तो शायद उस समय वो किसी और कारणों से बस थी। तो इनके पास एक ही ऑप्शन उस समय बचा था, बैजंती माला का। तो उस समय ना मोबाइल फ़ोन थे, ना टेलीफोन भी उतना आसानी से नहीं था। तो ये पता चला राज कपूर साहब को कि जो बैजंती माला है वो दक्षिण भारत में, संभवतः कर्नाटक में कहीं शूटिंग कर रही हैं। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ से टेलीग्राम भेजा, और टेलीग्राम में लिखा कि बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। और मतलब मजाकिया भी थे। हाँ, मजाकिया भी थे। और मजे की बात है कि उधर से जवाब जब आया वैजंती माला का, तो उन्होंने लिखा कि होगा होगा होगा। और यही फिर उसके बाद राज कपूर साहब की फिल्मों में शैलेंद्र ने जब लिखा कि मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं,
बहुत तो सुंदर। हाँ, तो वो मतलब लाजवाब गीतकार थे। लेकिन जब इतनी खूबसूरत रचनाएं, मतलब आज भी हम बैठ के अगर शैलेंद्र पे चर्चा कर रहे हैं तो कैसी शख्सियत होंगे वो। जी। लेकिन इतनी खूबसूरत रचनाओं के बावजूद फिल्मी दुनिया को शुरू में ना क्यों कहा उन्होंने? उस दौर में जब शैलेंद्र आए थे, तो मैं आपको बताता हूँ, उस समय जो गीत लिख रहे थे लोग, उसमें अधिकांश लोग उर्दू साहित्य से थे। जैसे उसमें मजरूह सुल्तानपुरी साहब थे, राजा मेहंदी अली ख़ान साहब थे। तो ये शकील बदायूनी साहब संभवतः उस समय थे या नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, बट ये सब ज़्यादातर उस समय उर्दू साहित्य, राजा मेहंदी अली ख़ान मैंने बताया, ये लोग थे। तो ये सब लोग, ज़्यादातर लोग जो थे वो उर्दू साहित्य से जुड़े हुए थे। उस समय जो लोग गीत लिख रहे थे वो 2-3 लोग थे। एक वो प्रदीप जी थे, गोपाल सिंह नेपाली साहब थे। ये ज़्यादातर लोग धार्मिक फिल्मों टाइप में गीत लिखते थे। तो उस समय कोई गीतकार जो हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ नहीं था। तो शैलेंद्र को लगता था कि मैं गीत कहाँ लिखूँगा, और साहित्य को छोड़ के फिल्मों में गीत लिखना उनको लग रहा था कि शायद थोड़ा सा हे दृष्टि माना जाता है। कोई चूंकि वो दौर अलग था, क्योंकि उस दौर में कोई साहित्यकार गीत लिख नहीं रहा था, एक आध नाम जो मैंने बताया इसके अलावा। तो इसलिए शायद उन्होंने, मैं गेस करता हूँ कि मना किया होगा। लेकिन बाद में जब उनको लगा, और बड़े जो मैंने वाकया आपको बताया कि अपनी पत्नी के कारण उन्होंने अपना जो फैसला था वो बदला। और एक और चीज़, मैं वीमेन को कितना इम्पोर्टेंस देते थे शैलेंद्र। आपको ध्यान होगा कि गाइड में एक गाना है जिसमें वीमेन एम्पावरमेंट पे मैं समझता हूँ कि उस दौर में इतना अच्छा नहीं लिखा गया जितना शैलेंद्र ने लिखा। वो कहते हैं कि कांटों से खींच के ये आंचल तोड़ के बंधन बांधी पायल, दिल वो चला, और फिर उसके बाद आगे गीत बढ़ता है। तो देखिए कि कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, वो समझ रहे हैं कि दिल वो चला। तो ये मतलब ये 1960s का दौर था। 60s में शैलेंद्र ये बात कह रहे हैं, और देखिए कितना खूबसूरती से गाइड में ये बात कह रहे हैं। तो शैलेंद्र बेमिसाल थे। अगर हम देखें शैलेंद्र की मृत्यु के बाद, मतलब हम क्या बोले कि वो जो विचारधारा थी उसकी भी मृत्यु है? देखिए, विचारधारा की बात नहीं है, गीत तो उसके बाद भी लिखे गए हैं। अब मैं इस पे यही कहूँगा कि देखिए, इतनी सारी फिल्में बनती हैं तो सारी हिट तो नहीं होती हैं, कुछ ही फिल्में हिट होती हैं। तो बाकी कहानियों के बारे में आप क्या टिप्पणी करेंगी? तो इसीलिए जितने फिल्म बनते हैं उन सब में 1000 गाने लिखे जाते हैं, तो उन सारे तो हिट नहीं हो सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, हर व्यक्ति का लिखने का अपना अलग स्टाइल, अलग जॉनर होता है। अब कुछ लोग ऐसे बिरले होते हैं जिनको फोनेटिक्स भी आ जाए, सरल शब्द भी आ जाए, विचारधारा भी आ जाए, और मीटर में पकड़ के वो लिख दें। तो ऐसे लोग तो अब कभी कभी आते हैं ना, हाँ, कभी कभी आते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप खुद साहित्य की गहरी समझ रखते हैं, खुद आपकी अपनी रचनाएं भी हैं, शैलेंद्र के बाद कोई दूसरा शैलेंद्र आया या नहीं आया? तो क्यों नहीं आया? कहाँ वो वैक्यूम अभी भी है? नहीं, देखिए ऐसा है, जो लोग आज के दौर में लिख रहे हैं उसमें भी कई अच्छे लोग हैं, लिख रहे हैं, बट जो गीतकार होता है वो कैरेक्टर को शब्दों में कहता है। तो अगर उस तरह की कहानी होगी तो लोग लिखते ही हैं, मतलब मुझे लगता है कि लिखते हैं। बट आजकल की कहानियाँ उस दौर की कहानी में बहुत फ़र्क है। उस समय भूख से लड़ाई थी, उस समय फैक्ट्रियों में जो चीज़ें आने वाली थी, लेबर का जो प्रॉब्लम था, उस समय वो सब बातें थी। समाज में बहुत सारे रूढ़ियाँ थी जिनको तोड़ने की बात चल रही थी। तो उस समय कितनी चीज़ें थी जो उस समय समाज से विद्रोह या तोड़ने की बात थी। अब उसमें से ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो लगभग समाज की मुख्य धारा में आ गई हैं। तो अब उस तरह की चीज़ें तो आज है नहीं, तो कैरेक्टर में भी वो चीज़ें कहानियों में दिखती नहीं हैं। तो जब कहानियों में वो चीज़ें नहीं दिखेंगी तो फिर वो गीतकार वैसी चीज़ें लिख नहीं सकता है उन गानों को जिनका कैरेक्टर से कोई संबंध ना हो। लेकिन अब जो गाने हम सुनते हैं, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के मतलब अब मैं तो यही कह सकता हूँ कि अब साहित्य है, निरंकुशता है, तो कोई कुछ भी लिख सकता है। जैसे कवि, अगर आप कह रही थी कि आप कवि विद्रोही होता है, निरंकुश होता है, तो अब निरंकुशता की सबकी सीमा अलग अलग होती है। कोई शायद इसी को निरंकुशता समझता है। मुझे लगता है ये गाना भी मतलब एक
एक जनरेशन है जिसको ये बहुत पसंद है, हाँ, मैं कह रही हूँ। तो हो सकता है कि एक जनरेशन के हिसाब से या जो सीन है, फिल्म के सीन के हिसाब से भी लिखा जाता होगा। हाँ, जैसे अभी भी है, जैसे जो कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे इरशाद कामिल साहब हैं या वो अमिताभ भट्टाचार्य साहब हैं, या ये लोग जो लिखते हैं तो कैरेक्टर के हिसाब से अच्छे गाने लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गाने इनके अच्छे नहीं होते हैं। इनके गाने, अरिजीत सिंह काफ़ी सारे इनके गाने गाते हैं, तो सब गाने लोकप्रिय होते हैं और उन गानों में वज़न होता है। आप अरिजीत सिंह के गाने सुनेंगे तो अरिजीत सिंह कभी हल्के गाने नहीं गाते हैं। अरिजीत सिंह के गानों में पोएट्री अच्छी होती है, तो वो सब गाने ये लोग लिखते हैं। तो अभी कैरेक्टर के हिसाब से जो शब्द हैं वो आ रहे हैं आपके सेलुलॉइड पर, और वो गायक उसको गा रहे हैं। सर, आप बेतिया से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या वहाँ मतलब मिट्टी की तासीर कैसी है? अगर हम देखें रचनात्मकता के अगर उद्देश्य से पूछे तो देखिए, वो तराई का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है। और अभी मैंने जब आपको बताया तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैं गोपाल सिंह नेपाली की भी चर्चा कर रहा था। तो गोपाल सिंह नेपाली उसी शहर से थे जिस शहर से मैं आता हूँ। तो वो 1949-50s के दौर में बम्बई में फिल्मों में कुछ गीत लिखे थे, फिर वापस आ गए थे वो। तो मैं भी उसी मिट्टी से आता हूँ। और बाकी और कुछ तो मैं अपने बारे में क्या कहूँ? तो पहले तो आप एक कवि बने होंगे, तब IAS बने होंगे सर? अब ये कहना थोड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज पढ़ाई और साहित्य साथ साथ ही चलता था। और उस दौर में, जिस दौर में हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय फिल्म, गाने, डांस, ये सब इतने लोकप्रिय नहीं थे। मतलब इनको भी उतने अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। मैं आपको 80s और 70s की बात कह रहा हूँ। बट अब आज के दौर में देखिए तो बहुत सारे लोगों ने इसे बड़ा सम्मान दिया है, और देना भी चाहिए। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि क्रिएशन या जो सुपर पावर है उसके सबसे नज़दीक अगर कुछ है तो म्यूज़िक है, डांस है। तो ये सब चीज़ें तो क्रिएशन के सबसे नज़दीक हैं, जो सुपर पावर है। तो अच्छा है कि इनको वज़न दिया गया। उस दौर में वहाँ उस बहुत ज़्यादा चीज़ें छोटे शहरों में नहीं थी। वो एक और ना ही माता पिता के जहन में ये दूर दूर तक कहीं था। अगर आप कह भी देंगे कि बहुत अच्छा लिखता हूँ, कवि हूँ, तो लेकिन नौकरी क्या करोगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ये सब क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप एकाएक सफलता पा सकें। यहाँ संघर्ष बहुत होता है, बिकॉज यहाँ बहुत लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। और हर व्यक्ति जो, मतलब इधर बिहार, यूपी में आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को पोएट्री आती है। तो उन्हें लगता है कि मैं अच्छा लिखता हूँ तो मुझे भी फिल्मों में मौका मिलना चाहिए। बट जो डायरेक्टर होता है उसे समझ में आता है, चाहे जो म्यूज़िक डायरेक्टर होता है उसे समझ में आता है कि किस व्यक्ति को फिल्मों की पकड़ है। जो फिल्मी गाने लिखना, मतलब ऐसे बड़े कम लोग होते हैं जिनको साहित्य में भी पकड़ होती है और फिल्मों में भी लिख सकते हैं। हाँ, ऐसे कम ये दो अलग चीज़ें हैं। हाँ, ये दो अलग चीज़ें हैं, बिकॉज दोनों के शब्द अलग होते हैं और वो कई चीज़ें उसमें अलग होती हैं। जैसे गीतों में और कविताओं में जी फ़र्क क्या है बेसिकली? अब देखिए, ऐसा है, कविता मूल रूप से तो गीत भी कविता ही है, बट जो मीटर में आ जाता है उसको गाने गे जो हो जाए, जो गाने लायक हो जाए, उसको लोग गीत कहते हैं। बट कविता, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो किसी छंद में नहीं है लेकिन लोग उसको बहुत गाते हैं। अब अगर आप देखें तो नीरज, गोपाल दास नीरज साहब थे, तो उन्होंने कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, वो भी लिखा। और इधर आइए तो कवि सम्मेलनों में नीरज ही सबसे पहले कवि थे जिन्होंने कविता पाठ को लोकप्रिय बनाया। मतलब अदरवाइज उससे पहले कोई बहुत ज़्यादा, दिनकर साहब थोड़े पहले थे तो दिनकर साहब को लोग बहुत सुनने आते थे। बट उसके अलावा तो नीरज दोनों तरफ लिखते थे। ठीक शैलेंद्र में भी वही बात थी, दोनों तरफ लिखते थे। उर्दू साहित्य में आप जब जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो उर्दू साहित्य में भी अच्छा लिखते हैं और फिल्मों में भी अच्छा लिखते हैं। एक नहीं, कई हैं। साहिर लुधियानवी साहब हैं, कैफ़ी आज़मी साहब हैं, जावेद अख्तर साहब हैं, जानिसार अख्तर साहब हैं, बहुत लोग हैं। बट हिंदी साहित्य में जब जाएंगे तो वो जो उधर थे गीतों की तरफ फिल्मों में, और जो इधर साहित्य में थे, बड़े कम लोग हैं। जैसे शैलेंद्र हुए, गोपाल दास नीरज साहब हुए, और बहुत कम लोग हैं। लेकिन अगर हम साहित्यकारों की हिंदी के संदर्भ में बात करें, मतलब अभी भी अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं आज के 2025 में आपके सामने बैठी हूँ और नाम लेना होगा तो मैं अभी भी नाम लूँगी। फणीश्वर नाथ रेणु, महादेवी वर्मा, निराला, दिनकर,
तो अभी भी मैं नाम उस दौर के कवियों की ले रही हूँ, तो क्या आज के दौर के कवि मिसिंग हैं? देखिए मैं फिर वही बात पीछे लौटता हूँ कि उस दौर में बड़े सारे समस्याएं थी। तो उन समस्याओं से जूझने के लिए, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनैतिक हो, चाहे आर्थिक हो, जूझने के लिए उस समय बड़े लोग प्रयास करते रहे थे। पॉलिटिकली भी, सामाजिक रूप से भी, अर्थ के दृष्टिकोण से भी। तो वो सब जो संघर्ष था, या वो सब जो समस्याएं थी, या वो सब जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म था, विरोधाभासी जो चीज़ें थी, वो सब आपको समाज में दिखती थी। तो जब तक ये वो दो ध्रुव नहीं हो, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म नहीं हो, तो क्रिएटिविटी में वो मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए वो दौर की जो चीज़ें लिखी गई है, चाहे साहित्य हो चाहे सिनेमा हो, उनमें वो वज़न है। अब आज के दौर में उस तरह का जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, थोड़े समय बाद हम जाएंगे तो शायद परखने की स्थिति होगी कि कौन कौन चीज़ें जो समय के मापदंड को पार करती हैं। बट अभी जो समय है उसको तो अभी परखना बड़ा मुश्किल है कि कौन लोग अच्छा लिख रहे हैं, कौन लोग बहुत उम्दा लिख रहे हैं, सामान्य लिख रहे हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। आपकी रचनाओं में क्या आपने महसूस किया कभी किसी कवि की गहरी छाप हो? देखिए, अब हम लोग तो रचनाएं पढ़ते रहते हैं बहुत सारी, और कई लोग अच्छी अच्छी रचनाएं लिखे हैं। जैसे दिनकर साहब की बात की जाए तो वही बिहार से ही आते हैं दिनकर साहब। तो दिनकर साहब की अनेक रचनाएं हैं जो कई भाषणों में, कई तहरीर जो लोग कहते हैं अपनी बात, चाहे संसद हो या सड़क हो, दिनकर जी को लोग कोट करते हैं। आप इधर चले जाइए तो उस समय निराला की बात आती है, उनकी कई कविताएं हैं जो अभी भी लोग पढ़ते हैं। उसके बाद इनकी नीरज जी की बहुत सारी कविताएं हैं जो लोग कोट करते हैं। जो आपके हमारे जो शायर थे दुष्यंत कुमार, उनकी कई सारी पंक्तियों को, कई गज़लों को लोग पूरा पढ़ते हैं। तो ये मतलब आप किसी एक से प्रभावित नहीं होते हैं। बट हाँ, मुझसे अगर कहा जाए तो जैसे मैं 2-3 लोगों को कह सकता हूँ कि अगर फिल्मों में जाए तो शैलेंद्र, और दूसरी तरफ साहिर लुधियानवी, ये 2 लोग ऐसे हैं जो अपने समय में, ये दोनों लगभग कंटेम्प्रेरी थे। साहिर साहब लगभग 51 के आसपास आए थे, 51-52 में आए थे, और शैलेंद्र 49 में आए थे। तो 2-3 साल बाद ही उनकी एंट्री हुई थी साहिर साहब की। बट जो गीत वो शायरी के रूप में लिखते थे वो लाजवाब होते थे साहिर साहब के, और इधर जो गद्य में जो शैलेंद्र लिखते थे वो भी लाजवाब होते थे। तो लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, बट कंटेंट तो एक ही बात कहते हैं, और दोनों जनता को पसंद आता है। आप चाहे उर्दू शायरी में कहें या गद्य में कहें। तो आपकी जो साहित्यिक यात्रा है उसकी शुरुआत कब, कहाँ, कैसे, कौन सी रचना से हुई? ये बात मतलब लिखना तो स्कूलों में भी मैंने शायद एक आध कविताएं लिखी होंगी। बट उस समय वो कहा जाता है कि कविता जो है वो हृदय की चीज़ होती है, तो वो कविता उतरती है। हाँ, ये कई लोग कहते हैं, फैज़ साहब भी कहते हैं, और भी कई लोग कहते हैं, निदा फाजली साहब कहते हैं कि कविता उतरती है। तो जो उतरने का सिलसिला है वो तो मुझे लगता है कि ये 2005 के आसपास, 5 के आसपास मेरे ख्याल से शुरू हुआ। और उस समय जो हमने लिखा था वो अनुप्रास अलंकार जो हम लोग पढ़ते हैं, उससे मुझे लगता है उसमें बहुत आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो रचना थी कि नज़र लगे ना तेरी नज़र को, नज़र लगे ना तेरी नज़र को, फलक तलक हो नज़र तुम्हारी, नज़र उठाए नज़र गिराए, नज़र ही तेरी कदर बढ़ाए। तो ये अनुप्रास अलंकार सब नज़र पे था। उसके बाद फिर वो यात्रा आगे बढ़ती गई धीरे धीरे, तो चीज़ें अलग अलग निकलती। तो कुछ सुनाइए ना जो दिल के आपके बेहद करीब हो। बहुत सा, ये कहना कि कौन सा मेरे लिए प्रिय है थोड़ा मुश्किल होगा। बट अभी हाल के दौर में अभी मैंने, चूँकि ये सावन चल रहा है, तो अभी हमने सावन से ही जुड़ी हुई कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो सुनाऊँ। ये इसमें देखिए आप, जो शब्द हैं वो
अलग अलग मिजाज को अलग पैराग्राफ में कहते हैं। तो कहते हैं कि ये सावन बस चला न जाए, ये सावन बस चला न जाए, बरस में बस एक बार ही आए। उमस तुमस से भरी जिंदगिया, पीर नीर से भरी हैं अखियाँ। वाह। उमस तुमस से भरी जिंदगिया, पीर नीर से भरी हैं अखियाँ। पूछे हाल न कोई हमसे, पाती दूर हुई कलम से। बूंद बदन में आग लगाए, संग जो तुम फिर आग बुझाए। ये सावन बस चला न जाए, बरस में बस एक बार ही आए। वाह। आगे कहते हैं कि जो था मज़ा पाती पढ़ने में, भरी आँख अक्षर धुंधले में। जो था मज़ा पाती पढ़ने में, भरी आँख अक्षर धुलने में। एक जो आंसू गिरा पाती पर, सरपट हाथ लगा छाती पर। जो था मज़ा पाती पढ़ने में, भरी आँख अक्षर धुंधले में। एक जो आंसू गिरा पाती पर, सरपट हाथ लगा छाती पर। पाती छाती सिसकते कहते, दूर सावन में क्यों तुम रहते। वाह वाह वाह। ये सावन बस चला न जाए, बरस में बस एक बार ही आए। और आगे देखिए कि रेल है बोले सावन की भाषा, रेल है बोले सावन की भाषा। छुक छुक बढ़ी तो देख तमाशा। रेल है बोले सावन की भाषा, छुक छुक बढ़ी तो देख तमाशा। कोई चढ़ा कोई छूट गया है, बांध आँख का टूट गया है। वाह। रेल है बोले सावन की भाषा, छुक छुक बढ़ी तो देख तमाशा। कोई चढ़ा कोई छूट गया है, बांध आँख का टूट गया है। प्लेटफार्म पर खड़ी अधूरी, समझ रही तेरी मजबूरी। ये सावन बस चला न जाए, बरस में बस एक बार ही आए। बहुत ही सुंदर। तो रोमांस इसमें भरपूर है, अगर समझने वाला देखे तो इसमें बहुत रोमांस है जी। तो रोमांस इसमें पूरा है, लेकिन एक प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, जब हम कहते हैं कि कविता जो है समाज का आईना है तो इसको हम कैसे, क्या ये कॉन्ट्रडिक्टरी है? नहीं, देखिए सावन में जनरली इस तरह की चीज़ें जो होती हैं कि सावन में माना जाता है कि प्रकृति अपने चरम पे होती है। प्रकृति और पुरुष जो है, जो हमारे माइथोलॉजी में बातें की जाती हैं, तो प्रकृति और पुरुष का जो संगम होता है वो सावन में होता है। तो आप देखेंगे कि इस समय सबसे ज़्यादा हरियाली होती है। तो जितने अब हमारे पर्व त्यौहार हैं धीरे धीरे शुरू होंगे, उल्लास और उमंग जो है शुरू होता है यहाँ से। तो वो चीज़ आपको यहाँ प्रेयसी के रूप में दिखेगी, उल्लास उमंग दिखेगा। विरह जो है, अगर बारिश है तो उसके साथ विरह भी आपको दिखेगा। तो ये सब चीज़ें मौसम के हिसाब से होती हैं। अब आप अगर गर्मी में जाएंगी, थोड़ा इससे पीछे जाएंगी, तो इसीलिए मैं जो शुरुआत हमने इसी से की थी कि उमस तुमस से भरी जिंदगिया, तो वो सावन से ठीक पहले उमस ही होती है। हाँ, तो मतलब वो मूड की बात है। अगर कैरेक्टर कुछ और कहेगा तो मैं कुछ और कहूँगा। तो कैसे लिखते हैं, मतलब कभी अचानक कोई आइडिया आ जाता है या? ये देखिए एक फ्लो है, बहाव है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ये बहाव है। और जब आप नदी में बहते हैं ना, तो कुछ तो अपने आप से तैरते हैं, कुछ नदी आपको धक्का देती है। तो कुछ वो दोनों साथ साथ चलता है। अब ये कहना कि मैं शब्दों को ढूंढता हूँ या शब्द मुझे ढूंढते हैं, वो कभी कभी हम नीचे, कभी वो ऊपर, कभी वो नीचे, कभी हम ऊपर, वो ऐसे चलता है। और वो बड़ा वो जो क्रिएटिव पेन होता है ना, लेबर पेन, जब सृजन में जब माताएं जब जन्म देती हैं तो वो बड़ा लेबर पेन होता है। तो क्रिएशन भी वैसे ही होता है कि जब आप जाते हैं उस मूड में, उस बहाव में, तो जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक वो बेचैनी अंदर रहती है। हाँ, वो बेचैनी अंदर रहती है। और जब शब्द और रिदम और कंटेंट सब एक दूसरे को ढूंढ लेंगे तो फिर वो जन्म हो जाता है, सृजन हो जाता है। तो फिर वो आप रिलैक्स हो जाते हैं। कितना सुंदर आपने समझाया कि एग्जैक्टली इट इज़ लाइक अ लेबर पेन। हाँ। क्योंकि ये मैं भी महसूस करती हूँ कि दिमाग में कोई आइडिया आया, कुछ वीडियो बनाना है, कुछ भी करना है, तो वो बेचैनी बनी रहती है जब तक कि वो कंप्लीशन ना हो जाए उसका। शायद कवियों के साथ भी यही होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। सभी के जो साथ भी लोग क्रिएशन में जुड़े होते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे एक्टिंग हो, वो आप रीटेक क्यों उतनी बार होता है फिल्मों में। आप कभी फिल्म शूटिंग देखें तो कभी कभी वो देखिए कि एक ही टेक में सब फाइनल हो जाता है, कभी कभी पता नहीं कितना टेक लेना पड़ता है। तो जब तक वो कलाकार उस मूड में नहीं आता है, जब वो चीज़ों को पकड़ ले, तो जब पकड़ लेता है तो सब चीज़ एक साथ ओके हो जाती है। तो अब वो टाइम लगता है। ज़रूरी नहीं है कि मशीन तो है नहीं कि हमने बटन दबाया और वो एक्टिंग चालू हो गई।
उसी तरह से जरूरी कई बार शब्द तुरंत आ जाते हैं, कई बार लगता है कि जूझ रहे हैं और वो बेचैनी चल रही है, और वो बेचैनी जब समाप्त होगी तभी उस सृजन होता है। तो सर इंग्लिश के इस दौर में जी जब यूट्यूब और इंस्टा है और हिंदी की पढ़ाई, मैं आप ही क्यों कहीं सुन रही थी, आप कह रहे थे कि लोग हिंदी दोबारा से सम्मानजनक मान रहे हैं। हाँ। लेकिन सर सॉरी, मैं तो रोज़ाना ये सुनती हूँ कि अरे हिंदी से छुटकारा मिल गया 8th के बाद, अरे हिंदी नहीं पढ़नी, अरे हिंदी बकवास है। हाँ, मतलब ये रोज़ सुनती हूँ। तो ऐसे में एक चुनौती नहीं है क्या हम हिंदी भाषा को एक सम्मानजनक जगह पे पहुंचा सकें साहित्य के माध्यम से? कितनी बड़ी चुनौती है ये? 2-3 बातें मैं इसमें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, उनका आशीर्वाद मिला तभी लोगों को हिंदी के प्रति सम्मान जगा। लोग पहले समझते थे कि हिंदी बोलना बड़ा हे दृष्टि का काम है, मतलब इन्फीरियर समझते थे। ये प्रधानमंत्री जी के कारण ही है कि सब लोगों ने हिंदी को बड़े फ़ख्र से बोलना शुरू किया। तो एक तो ये बात है। दूसरा, अगर आप देखेंगी कि अभी जितने जो हिंदी के लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं, विगत 3-4 सालों में आप देखिए हर शहर के आसपास कुछ न कुछ होने लगा है। तो ऐसा नहीं कि लोग हिंदी सुनना नहीं चाहते हैं। जो आज की स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शायद आप उनकी बात कर रही हैं, क्योंकि अब वो एक हिंदी और अंग्रेजी के बीच में वो जो हमेशा जो किसी भी भाषा में होता है कि लोग अपनी भाषा को छोड़ के और दूसरी भाषा की तरफ आकर्षित होते हैं। बट अगर आप देखें तो वर्तमान में भी हमेशा ये बात कही जा रही है, अभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात कही जा रही है कि बच्चों को उसकी मातृभाषा में पढ़ाइए चीज़ें, क्योंकि मातृभाषा में जो पकड़ हो जाती है आपकी ना, फिर वो लैंग्वेज बड़ी मजबूत होती है और उसमें सोचने समझने की जो क्षमता होती है बड़ी मजबूत होती है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, मेरे साथ जो हुआ कि मेरी माताजी अब तो नहीं है इस दुनिया में, बट ये जो शब्दों का जो भंडार मेरे पास है, तो थोड़ा बहुत मुझे हिंदी तो मैं पढ़ाई हूँ, भोजपुरी भाषी मैं हूँ, तो भोजपुरी के बहुत सारे शब्द मुझे पकड़ में आ जाते हैं। संस्कृत मैंने 10वीं तक ठीक ठाक पढ़ी है, और उसके बाद जो उर्दू के शब्द हैं जो बोलचाल की भाषा में आते हैं वो भी थोड़े बहुत हमें आते हैं। तो इतना सारा विस्तार जब आपके पास शब्दों का होता है तो वो भंडार, तो जैसे माताजी के कारण मुझे मैं माताजी के साथ हमेशा भोजपुरी में ही बातचीत करता था, तो मुझे मतलब भोजपुरी के शब्दों पे इतनी अच्छी पकड़ है, और मैं उसके जैसे कोई शब्द होगा तो मैं उसके पीछे चला जाऊंगा कि संस्कृत में वो क्या था, और फिर उसके बाद कैसे धीरे धीरे वो हिंदी में आया, फिर उसके बाद भोजपुरी में कैसे वो विकृत हुआ। तो वो पकड़ जो है ना, वो आपकी मातृभाषा से आती है। तो अब ये कुछ लोगों को गलतफहमी हो सकती है कि हम दूसरी भाषा अगर जान लेंगे मातृभाषा छोड़ के तो हम बहुत विद्वान हो जाएंगे। मुझे लगता है वो आप विदेशों में चले जाइए, यूरोप में चले जाइए, वो सब जो है अपनी अपनी भाषा में और एक से एक काम करते हैं, और जितने वो नोबेल प्राइज़ पाने वाले लोग होते हैं, मैं इसलिए वो बात कह रहा हूँ कि वो सब अपनी भाषा में काम करते हैं, फ्रेंच में, जर्मन में, सब अपना काम करते हैं, और उसी भाषा में आगे पढ़ के उनकी सारी किताबें, चाहे वो साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी, तो खैर वो मतलब कम बोलते हैं, बट सारी चीज़ें अपनी भाषा में वो कहते हैं। सर आपने यूपीएससी परीक्षा क्लियर की, और ये माना जाता है कि ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स हैं, मतलब जी तोड़, कड़ी मेहनत, लगन, जोश, जज्बा पूरा लगाना पड़ता है इसके लिए, तभी जाके आप एक IPS IAS अधिकारी बन सकते हैं। मतलब आपने दोनों राह कठिन चुन ली, एक तो यूपीएससी की परीक्षा और एक रचनाकार, वो भी काम आसान तो है नहीं। अब ये इसको देखिए, ये तो मतलब जो सुपर पावर या जो भी ऊपर वाला है उसका आशीर्वाद ही मानना चाहिए, क्योंकि सोच के कभी लिखा नहीं जाता है, सोच के लिखा नहीं जाता है, और सोचेंगे तो पता नहीं कितने दिन कितने महीने लग जाएंगे इन सब चीज़ों को लिखने में। तो आपको उस स्टेज में पहुंचना होता है, जब आप वहाँ पहुंच जाते हैं, वो फ्रिक्वेंसी होती है, तो उस फ्रिक्वेंसी में जब आप पहुंच जाते हैं तो फिर वहाँ से चीज़ें वो अपने आप गाना बजने शुरू हो जाते हैं। तो आप जैसे रेडियो का
जो नॉब है वो घुमाती हैं, तो धीरे धीरे घुमाते घुमाते एक जब फ्रीक्वेंसी पकड़ लेती है तो विविध भारती या पता नहीं कौन से स्टेशन लग जाते हैं और फिर गाना आना शुरू हो जाता है। तो वो उस क्रिएशन के दौर में आपको वो फ्रीक्वेंसी पकड़नी होती है, और जब वो पकड़ लेते हैं आप तो फिर अपने आप फ्लो आना शुरू हो जाता है। तो फिर लेकिन जब तक पकड़ते नहीं है वो बेचैनी रहती है ढूंढने की, लेफ्ट जाए, राइट जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, और जब वो सही मिल जाता है तो फिर शब्द अपने आप फ्लो करते हैं। हाँ। आपको एक मौका सर अगर और मिले कि चयन करने के लिए जी कि सिविल सर्विसेज या रचनाकार साहित्यकार, तो क्या चुनेंगे आप? मैं फिर यही दोनों चुनूंगा। दोनों नहीं चुनना है? अच्छा, एक चुनना है। एक चुनना है तो फिर साहित्य की तरफ जाऊंगा, शायद फिल्मों की तरफ जाऊंगा। हाँ, फिल्मों की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो प्रारंभिक ख्वाहिश तो वही थी, प्रारंभिक ख्वाहिश वही थी। बट शायद उस समय वो समय नहीं था। हमारे माता पिता भी सामान्य वर्ग के परिवार से हम लोग आते थे, मतलब लोअर मिडिल क्लास, तो वहाँ वो सोच नहीं थी उस समय कि फिल्म, गाने, म्यूज़िक ये सब चीज़ें हों। तो वो दौर अलग था, आज से 30 साल 40 साल पहले की बात है। हाँ, अब दौर अलग है। तो बट शायद अब हमारे माता पिता होंगे तो ज़रूर मुझे अलाउ करेंगे कि हाँ, यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। हाँ सर, बिफोर वी क्लोज द कॉन्वर्जेशन, एक और कुछ सुनाइए ना सर, आप अपनी रचनाओं में से। अच्छा, अब अभी आपको मैंने रोमांस सुनाया, तो अभी एक आपको बिल्कुल साहित्यिक कविता जो है मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। उसमें आप देखेंगे कि कई ज़िंदगी के जो आयाम है, मैंने फूल के माध्यम से ज़िंदगी के आयाम को पकड़ने की कोशिश की है। अब वहाँ आपने शब्द, जो पहली कविता हमने सुनाई थी उसमें वहाँ शब्द आपने देखे, अब इस कविता में देखिए शब्द जो है वो कैसे अलग चलते हैं। कहते हैं कि फूल खिले बगिया उपवन में, ये बिल्कुल मैं लिटरेचर की तरफ जा रहा हूँ। फूल खिले बगिया उपवन में, स्वार्थ न उनके निज जीवन में। वाह। फूल खिले बगिया उपवन में, स्वार्थ न उनके निज जीवन में, पता नहीं क्या विधि की रचना, क्या माली के मन में। फूल खिले बगिया उपवन में, स्वार्थ न उनके निज जीवन में। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि माली जब भी बाग में जाए, तोड़ पुष्प के गुच्छ बनाए। माली जब भी बाग में जाए, तोड़ पुष्प के गुच्छ बनाए, कुछ तो चढ़े देव के सिर पे, कुछ पहुँचे थे पैर में गिर के। गूंथ गए जो कुछ माला में, आशिक हाथ बंधे हाला में, कुछ ने बांधा दो जीवन को, 7 जन्म बंधन में, पता नहीं क्या विधि की रचना, क्या माली के मन में। आगे कहते हैं कि कुछ ने तख्त का मान बढ़ाया, कुछ ने तख्त का मान बढ़ाया, राजा ने जब गले लगाया। कुछ ने तख्त का मान बढ़ाया, राजा ने जब गले लगाया। कुछ की महिमा बड़ी है न्यारी, पहुँच गए गजरा और नारी। कुछ ने लाज बचाई तन की, फैशन प्यास बुझाई उनकी। कुछ तो बिछ गए प्रेम डगर में, छोड़ आन जीवन में, पता नहीं क्या विधि की रचना, क्या माली के मन में। आगे कहते हैं कि कुछ ने युद्ध विराम कराया, कुछ ने युद्ध विराम कराया, श्वेत पुष्प जब हाथ में आया। कुछ ने युद्ध विराम कराया, श्वेत पुष्प जब हाथ में आया। लाल लिए जब झुके हैं आशिक, घुटने बल पर पड़े मुनासिब। प्रपोज ऐसे ही करते हैं। हाँ। कुछ ने युद्ध विराम कराया, श्वेत पुष्प जब हाथ में आया। लाल लिए जब झुके हैं आशिक, घुटने बल पर पड़े मुनासिब। पहन के नेता गले हजारा, देते हैं संघर्ष का नारा। आस गई उम्मीद गई, फिर भी थे अर्थी संग में, पता नहीं क्या विधि की रचना, क्या माली के मन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आगे देखिए आखिरी, हाँ, कि कुछ फूलों की किस्मत ना थी, कुछ फूलों की किस्मत ना थी, किसी भी मुहूर्त जरूरत ना थी। कुछ फूलों की किस्मत ना थी, किसी भी मुहूर्त जरूरत ना थी। कुछ तो झुके जमीन में इतने, आतुर हो मिट्टी में मिलने। कुछ जो बचे थे वो मधुबन में, सोच रहे थे अपने मन में, रात की रानी तो ना खिलती, पर महके जीवन में, पता नहीं क्या विधि की रचना, क्या माली के मन में। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, मजा आ गया। लेकिन मतलब ये लिख पाना, मुझे लगता है कि एक कवि का संवेदनशील होना बहुत जरूरी। हाँ, मतलब वो तो मतलब मुझे भी नहीं पता कि मैंने लिखा कैसे। नहीं, जब तक आप महसूस नहीं करेंगे कलम हाँ, वैसे चलेगी नहीं। हाँ, तो अलग अलग आयाम इसमें जीवन के हमने पकड़ने की कोशिश की है। तो वो बिल्कुल एक तरफ जो मैंने रोमांस सुनाया था वो अलग है, ये बिल्कुल फ़िलॉसफी है और लाइफ की फ़िलॉसफी है और फूलों के माध्यम से है।
और मेरे ख्याल से शब्द भी हैं बिल्कुल आपको समझ में आ रहे हैं। जी सर, तो थैंक यू सो मच सर, हमारे कार्यक्रम में आप आए, बहुत अच्छा लगा। कोशिश करूँगी कि एक और एपिसोड कभी आपके साथ और चर्चा करें। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से ये अनुरोध करूँगी कि कुछ और आप सुनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। धन्यवाद श्वेता जी। नमस्कार सर।